अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 5 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के ही एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसे पेश करने वाला तो साइंटिस्ट बोहर है और उसी के नाम पर हमने इसका नाम रखा है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सटेंशन है लास्ट वाला जो टॉपिक था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। तो यहाँ पर जो है हम क्वांटम थ्योरी की जो है हम थोड़े से रेफरेंस भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे आपको लास्ट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा कि हम एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं उन्हें हम क्वांटम कहते हैं, तो उनका रेफरेंस भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हम बोहर एटॉमिक मॉडल को कहते हैं कि ये जो है एक्सटेंशन है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसके जो पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो पोस्टुलेट्स है बोहर एटॉमिक मॉडल का वो ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैव अ फिक्स्ड एनर्जी एंड क्वांटम नंबर। कहता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो मूव करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं उस एनर्जी। सेकंड पोस्टुलेट इसका, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट नेदर एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी व्हाइल मूविंग इन द सेम फिक्स्ड ऑर्बिट। कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना वो अब्सॉर्ब करता है। जब अगर उसने एनर्जी इमिट और अब्सॉर्ब करनी है तो वो अपना जो है वो ऑर्बिट चेंज करेगा। अगर वो अपनी एनर्जी बाहर से अब्सॉर्ब करेगा तो वो हायर स्टेट में चला जाएगा, अपने से हायर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो अपने से लोअर वाले ऑर्बिट में जाएगा। तो हर ऑर्बिट की जो है वो अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होती है। अगर उसने जंप करना होगा तो वो एनर्जी या तो अब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो अपने से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, और अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा बाहर से तो वो अपने से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तीसरा जो इसका पोस्टुलेट है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है या अब्सॉर्ब करता है, वो हमें बताया था एनर्जी चेंज के बारे में हमें बताया था प्लांक्स ने। तो उसकी प्लांक्स की इक्वेशन को ही हम यूज करेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जो चेंज इन एनर्जी आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो हमारे पास h आता है, h जो है प्लांक्स कांस्टेंट। थर्ड इसके पोस्टुलेट का एक और मेन पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उनका जो है एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, और उस फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन वो करता है कि mvr जो एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है इज इक्वल टू nh/2π। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और 2π भी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस छोटी सी इक्वेशन की मदद से जो है आप किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज करते हुए रेडियस ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ एटम अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपको जो है वो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसे माइंड में रखना होगा। एटम के स्ट्रक्चर में जैसे हमने आपको बताया कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और हम एटम के एटॉमिक नंबर, एक आपके पास एटम जैसे हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है और एक होता है एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना इसे हम Z के साथ डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसे हम A के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो एक प्रोटॉन को हम E पॉजिटिव के साथ शो कर देते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रोटॉन होते हैं ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर। जितना एक एटम का एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो अगर आपने एक न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करना है तो आप जो है एक प्रोटॉन और उसे जो है वो Z के साथ आप उसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। उस न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसे हम r कहते हैं, उसे हम रेडियस कहते हैं। हमारा जो टारगेट है हमने ये रेडियस जो है फाइंड आउट करना है।
कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो है वो कितना जो है वो डिस्टेंस होता है। उसमें फिर हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है, सेकंड का कितना है, पहले और आगे हम nth ऑर्बिट तक का रेडियस जो है फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले एक लॉ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the charges is directly proportional to the quantity of the charges and inversely proportional to the radius between them। कहता है कि दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनकी क्वांटिटी के। लेट्स सपोज आपके पास ये दो चार्जेस, जितनी ज्यादा इनकी क्वांटिटी है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी न्यूक्लियस के चार्ज की है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की है, उतनी ज्यादा इनके दरमियान जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। और इनके दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। ये हमें कूलम्ब्स ने बताया और इसलिए हम इसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर हमारे पास Q1 क्या है? Q1 हमारे पास है Ze पॉजिटिव और हमारे पास Q2 क्या है? यहाँ पर Q2 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। Q1 में हमारे पास पूरा का पूरा न्यूक्लियस शामिल है और Q2 में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप खत्म करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जो हमें कूलम्ब्स ने ही बताया था, जिसे हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 और Q2 की जगह हम पुट कर देते हैं Ze पॉजिटिव एंड E नेगेटिव ओवर R स्क्वायर। E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव ये जो है हम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को शो कर रहे हैं। अगर आप इनकी क्वांटिटी को बात करें, इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करें तो Ze स्क्वायर R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसका अमल दखल लाजमी होता है। आपने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फोर्स होती है जो कि किसी भी चीज को एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने पर फोर्स करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद होगा आपको, इसका रिलेशन mv² r। इसे क्या कहते हैं? हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम करते हैं कंपेयर। दोनों को कंपेयर करते हैं। जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड जो है वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम कहते हैं कि बाय कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा है Ze² 4 पाई एप्सिलॉन और R स्क्वायर इक्वल टू mv² ओवर r। हमारा टारगेट क्या है? हमने जो है वो रेडियस ऑफ एटम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन से जो है हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। आप रेडियस को एक साइड पर रखें, बाकी सारी वैल्यूज को इधर लें। तो हम R स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, ये वाली वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं, R स्क्वायर ओवर r, और Ze स्क्वायर यहीं पर रहने देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन यहीं पर रहने देते हैं। ये जो mv² है ये यहाँ पर mv²। तो एक r एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? r इज इक्वल टू Ze² 4 पाई एप्सिलॉन mv²। ये हमारे पास जो है वो रेडियस का एक छोटा सा रिलेशनशिप आ गया। इसमें अगर आप देखें तो Z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। हमें पता होता है जिस एटम का हम रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एप्सिलॉन की वैल्यू भी हमें पता होती है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है, हमें वेलोसिटी नहीं पता होता। वेलोसिटी नहीं पता होता। आप वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स को तो देखना इम्पॉसिबल होता है, उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो वेलोसिटी के इस वैल्यू को हम किसी और वैल्यू के साथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम बोहर एटॉमिक मॉडल का जो लास्ट पोस्टुलेट आपको याद होगा, जिसमें हमने कहा था, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। लास्ट पोस्टुलेट में हमने कहा था कि mvr इज इक्वल टू
NH/2 याद है आपको MVR = NH/2 ये मोहर एटॉमिक मॉडल के लास्ट पोस्टुलेट में हमने डिस्कस किया। हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर वेलोसिटी, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को घर ले आते हैं। तो v को हम यहीं पर रखते हैं NH/2 और साथ जो है m और r को भी दे दिया जाता है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसे स्क्वायर कर लेते हैं। स्केलिंग आपने करनी है तो स्केलिंग आपको बोथ साइड पर करनी पड़ेगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर एंड m स्क्वायर एंड r स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इस वेलोसिटी की इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं और फिर जो है हमारे पास रेडियस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसे पुट करके देखते हैं। ये वाली v स्क्वायर की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो हम लिखते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3 v स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं इसे थोड़ा सा रेडियस को साइड पर लिख लेता हूँ, zv स्क्वायर ओवर 4 pi एप्सिलॉन m, इस v स्क्वायर की जगह ये वाली मैं पूरी की पूरी वैल्यू लिखता हूँ m स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 pi स्क्वायर एंड m स्क्वायर और r स्क्वायर। यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगी उन्हें हम लिख देंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल कर देते हैं। पाई है यहाँ पर पाई का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर m है और यहाँ पर m स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, एक m यहाँ पर रह जाएगा। ये जो टर्म्स यहाँ पर बचेंगी ये ऊपर आ जाएंगी, zv स्क्वायर पाई m एंड r स्क्वायर, और बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें आप एज इट इज लिखते हैं एप्सिलॉन n का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रिलेशनशिप। अगर आप देखें यहाँ पर यहाँ r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर r की वैल्यू आ रही है, तो हमने रेडियस को फाइंड आउट करना है, तो इन r की वैल्यूज को एक जगह पर हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन को m स्क्वायर को और h स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, कि बाकी सारी जो r को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज हैं उन्हें हम यहाँ ले आते हैं, z स्क्वायर पाई m और r स्क्वायर यहीं पर रहने देते हैं। इस r को जब हम यहाँ लेकर आते हैं तो r ओवर में हमने इसलिए किया है ये कि r स्क्वायर को यहीं पर रखा, इस r को नीचे ले आए ताकि ये दोनों जो है वो आपस में कट सकें और यहाँ पर सिर्फ जो है एक वैल्यू रह जाए, r की वैल्यू रह जाए। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा r इज इक्वल टू एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एंड ze स्क्वायर पाई m। तो ये हमारे पास जो है वो रेडियस का रिलेशनशिप है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडियस का जो फाइनल रिजल्ट जो हमारे सामने आता है वो आपके सामने लिखा हुआ। हम यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देते हैं। आपको पता है कि z की वैल्यू किसके लिए होती है, फॉर हाइड्रोजन की। अगर आपसे कहा जाए कि आपने जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन का, तो आप z की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू सिर्फ हाइड्रोजन के केस में जो है वो 1 होती है। तो जब आप z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपके पास जो है ये थोड़ी सी और सिंपलीफाई हो जाएगी। z की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, e स्क्वायर रह जाएगा, पाई m रह जाएगा, और यहाँ पर जो है वो n को जो है वो साइड पर निकालना है। n को हमने साइड पर निकाला, n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो अब हम ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, अगर आप ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता होती है आप किस मीडियम में काम कर रहे हैं, h जो है आपको पता प्लैंक्स कांस्टेंट है, e जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने लास्ट वाले टॉपिक में जो है वो इसे फाइंड आउट किया है इसकी वैल्यू भी, पाई आपको पता 3.14 और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल एक आंसर आ जाएगा। हम आपको फाइनल आंसर बताते हैं, उस लंबी सी कैलकुलेशंस की तरफ नहीं चलते। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये n स्क्वायर साथ एज इट इज लिख दें। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम के बारे में आपको पता होगा कि 10⁻⁻⁻10 मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है।
तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 0.529 जो है वो 10⁻⁻10 में आती है। तो थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसके साथ यूनिट लगा दिया एंगस्ट्रॉम में। तो रेडियस जो है हमारे पास आ जाता है एंगस्ट्रॉम में। अब आप क्या करें, अब आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है वो एज इट इज आ जाएगा 0.529, क्योंकि आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर जो 1 ही रहेगा। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो आपके पास सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। जब आप n की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे 0.529 तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 2.11 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसी तरह n की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा और इसे हम r3 कहेंगे। r3 में 0.529 एंड 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जो है आप n की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाएगा फोर्थ ऑर्बिट का 0.529 एंड 4 का आप स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप इस तरह जो है वो आप फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, फोर्थ ऑर्बिट का जो है आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तब जब आप इन रेडियस की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ना तो आपको नजर आएगा जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू जो 0.529 आ जाती है, सेकंड ऑर्बिट की जो वैल्यू है 2.11 आ जाती है, थर्ड ऑर्बिट की इससे ज्यादा आएगी, फोर्थ ऑर्बिट की जो है वो इससे ज्यादा आएगी। तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो उनका रेडियस भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका जो सेकंड ऑर्बिट होगा वो उससे बाहर होगा और उसका रेडियस जो है वो पहले वाले रेडियस से ज्यादा होगा, r2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर आप इनके डिफरेंस फाइंड आउट करें, r2 माइनस r1 करें आप और r3 माइनस r2 करें और r4 माइनस r3 करें, ये सारे के सारे आप अगर डिफरेंस फाइंड आउट करें तो आपको जो है इनमें एक रिलेशन नजर आएगा कि r4 और r3 का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, r3 और r2 का जो डिस्टेंस है उसके बाद आता है और r2 और r1 का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम।